नमस्कार। बलदेव राम सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज नोएडा सिटी, BA पार्ट सेकेंड, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। आज अपन हिंदी लिटरेचर सेकेंड के अंतर्गत निबंध संग्रह एक अपना पुस्तक है, तो इन निबंधों को जानने से पहले निबंध का क्या स्वरूप है, निबंध की क्या परिभाषाएं हैं, भिन्न भिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी होती है, क्योंकि वैसे भी अपन जानते हैं कि मुंडे रुचि बिना हर मुंडे की अलग अलग रुचि होती है और अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं भी आती है। वैसे भी देखा जाए तो किसी भी आपके निबंध हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, या दूसरी आत्मकथा हो, रिपोर्टाज हो, या जीवनी हो, या संस्मरण हो, इनके ऊपर मत के देखने को बहुत ही कम मिलता है, इसलिए अलग अलग परिभाषाएं भी अपने सामने आती है। तो आज अपन सबसे पहले निबंध का स्वरूप क्या है उसके बारे में जानेंगे। यानी निबंध क्या है, निबंध का स्वरूप, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इस निबंध के स्वरूप को जानने से पहले थोड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों को भी जानना अपने लिए उचित होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, प्रसिद्ध। ये समालोचक, समालोचना या आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया और हिंदी साहित्य के इतिहास निकाला। और इन्होंने जो विद्वारवादी आलोचना थी और भारतीय और पाश्चात्य आलोचना के जो सिद्धांत थे उनका समन्वय करते हुए जो आलोचना दी थी, तो एक प्रकार से आलोचना के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नाम था। तो प्रसिद्ध समालोचक या आलोचक एवं निबंधकार, यानी निबंधों के क्षेत्रों में इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और पाठक को ये बरबस की या यूं के इनके निबंध पाठक को बरबस की अपनी ओर पढ़ने के लिए आकर्षित करते हैं। तो ये निबंध और आलोचना दोनों क्षेत्रों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी शक्ति का लोहा, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को अतीव प्रौढ़ प्रतिभा से अभिव्यक्त रचना उन्होंने माना था। अब देखिए इसमें प्रतिभा यानी कार्य के जो हेतु हैं वो कितने हैं? 3। सबसे पहले जो कार्य हेतु के रूप में आती है प्रतिभा आती है, प्रतिभा, हेतु और अभ्यास, ये 3 कार्य हेतु माने गए। तो ये प्रतिभा एक प्रकार की, इसको आचार्य ने इसको नाम दिया था शक्ति। ये इस प्रतिभा के बिना कार्य सर्जन कोई नहीं कर सकता। तो ये सबसे मस्ट जो शक्ति है या एक प्रकार का जो सबसे महत्वपूर्ण आपके हेतु है वो यही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को अति प्रौढ़ प्रतिभा से अभिव्यक्त रचना माना था। उन्होंने एक कथन कहा है, वो कथन क्या है? कथन यह है कि निबंध और गद्य और कवि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये महत्वपूर्ण और इस उक्ति के बारे में कई दफे आपके नेट वगैरह या सेट वगैरह जो एग्जाम होते हैं उनके बारे में भी ये पूछा जाता है कि वो उक्ति है किस आपके साहित्यकार के द्वारा या किस विद्वान के द्वारा दी गई है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है, इसको पहले नहीं करते, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यानी कवियों का एक प्रकार से देखा जाए
तो मतलब अच्छा गद्य लिखना कवियों के बस की बात नहीं होती है। उसी प्रकार से अच्छा निबंध लिखना ये भी आसानी वाला काम नहीं है, तो ये भी गद्य की महत्वपूर्ण कसौटी मानी जाती है। तो ये देखा जाए तो निबंध को यदि बढ़िया तरीके से लिखना या क्योंकि बढ़िया निबंधकार होता है वो अच्छा गद्य लिखने में सक्षम होता है। अब इसको जानने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और भी कुछ बातें लिखी है। निबंध 3 प्रकार से अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। तीन प्रकार से कैसे महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि एक तो व्यक्ति की मानसिक चेतना और भावात्मक अनुभूति, व्यक्ति की मानसिक चेतना एवं भावात्मक अनुभूति का लिखित रूप निबंध होता है। जन विकास का यथार्थ पत्रक होता है। और साहित्य का साहित्यकार के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब कह सकते हैं या परिचय कह सकते हैं होता है। अब देखिए इसमें 3 बातें आ गई कि निबंध महत्वपूर्ण है। भाई इन्होंने पहले भी कहा था कि अच्छा गद्य लिखना बहुत ही टेढ़ा काम है, यानी वो एक प्रकार की उन्होंने कसौटी भी मान लिया था। तो निबंध के अंतर्गत इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें जो बताई है कि एक तो ये महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति की जो मानसिक चेतना है और भावात्मक अनुभूति, साहित्यकार चाहे कोई सा भी हो वो इन चीज़ों से संपर्क पर नहीं रह सकता। तो मतलब ये एक तो निबंध में ये चीज़ देखने को मिलती। दूसरी बात जन विकास का, यानी अपन कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसे जैसे समाज के स्वरूप में परिवर्तन होता है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। क्यों? क्योंकि साहित्यकार वो भी अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो आपके साहित्यकार वो भी समाज में रहता है, तो समाज में जो तब्दीली होती है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से आपके साहित्यकार भी अछूता नहीं रहता। तो निबंधकार या निबंध में इस जन विकास का यथार्थ यानी वास्तविक जो विकास हुआ या अपन ये कि इस आपके समाज में जो तब्दीली हो रही है या उसके स्वरूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसका यथार्थ पत्रक होता है। यानी भाई अपन कहते भी है कि किसी समय का, जैसे मान लीजिए राष्ट्रग्रंथों को अपन देखते हैं तो आदिकाल उस समय की जो परिस्थिति थी उनके बारे में अपन देख सकते हैं, या भक्तिकाल को अपन पढ़ते हैं तो भक्तिकाल का जो साहित्य है उस साहित्य को देख करके उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी उनके बारे में अपन जानकारी कर सकते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई थी साहित्यकार के व्यक्तित्व का परिचय होता है। ये आपके 3 बातें इन्होंने बताई थी। तो इन 3 बातों की वजह से निबंध अति महत्वपूर्ण रचना हो जाता है। अब अपन और भी इसके बारे में थोड़ा देखें तो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास भी निबंध में ही देखने को मिलता है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास भी अपने को निबंध में ही देखने को मिलता है। और गद्य के संपूर्ण स्वरूप एवं प्रभाव और अर्थ विस्तार की तर्क निबंधों से ही अपने को हो सकती है, इसलिए निबंध महत्वपूर्ण हो गए।
गद्य के हिसाब से देखा जाए तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। वैसे भी अपन देखते हैं तो काव्य के दो पार्ट अपन ने पहले भी पढ़े थे कि एक तो श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। दृश्य काव्य जो रंगमंच के ऊपर अभिनय किया जाता है तो उस श्रेणी में आपके एकांकी और नाटक आते हैं। हालांकि देखा जाए तो आज नाटक और एकांकी को पढ़ने के लिए भी लिखे जाते हैं। अब दूसरी जो बात थी अपन ने कि श्रव्य काव्य उस श्रेणी में आपके निबंध है या कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, आपकी आत्मकथा है, जीवनी है या यात्रा साहित्य है, यात्रा वृत्तांत जिसको भी कहते हैं अपन, तो वो सारी रचनाएं उस श्रव्य काव्य की श्रेणी में आती है। अब अपन बात करते हैं कि गद्य गद्य के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना आपके निबंध ही मानी जाती है। अब दूसरी बात और देखा जाए तो आधुनिक काल यानी आपके हिंदी साहित्य के जो 4 पार्ट अपन ने किए हैं, आपके सबसे पहले जिसको अपन आदिकाल कहते हैं या उसको और भी नामों से भी जाना जाता है, तो दूसरा जो पार्ट है आपके भक्ति काल, तीसरा पार्ट वृत्ति काल और चौथा पार्ट आपके आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो उस आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता थी, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको नामकरण या उसको नाम दिया था गद्य काल। तो इसलिए चौथा जो पार्ट है आधुनिक काल या गद्य काल, इसका दूसरा नाम था गद्य काल। इस काल में स्पष्ट है कि गद्य की प्रमुखता थी। इससे पहले पद्य की रचनाएं ज़्यादा लिखी जाती थी। हालांकि उस इससे थोड़ा पहले भी इस टाइम पीरियड में भी गद्य की रचनाएं, लेकिन ये बहुत ही कम लिखी गई थी। तो इसलिए इस काल में इस गद्य की प्रमुखता के कारण इसको गद्य काल, गद्य काल यदि अपन इसको कहते हैं तो इसमें निबंध महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। और गद्य की कसौटी की जैसे अपन निबंध को ही अपने पहले भी देखा था, तो ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से संबंधित जो विचार थे उनके बारे में अध्ययन करने के बाद में अपन निबंध का स्वरूप क्या है और इसकी क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है, परिभाषाओं के बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज निबंध इसके बारे में थोड़ा या इसके स्वरूप के बारे में देख लेते हैं। निबंध ये विशुद्ध रूप से भारतीय शब्द है और इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ यदि अपन देखें या धातु के दृष्टिकोण से इसका अर्थ देखें तो इसके कुछ अर्थ निकलते हैं। निबंध और एक इसका ये अर्थ है, इसका अर्थ होता है बाहु का समग्र बंधन या विशेष रूप से गुंफन। यानी निबंध क्या है, नि धन बंध धन और लिप्त होता है। और दूसरा इसका जो व्युत्पत्तिपरक अर्थ है निर्बंध और ज्ञान। निर्बंध और ज्ञान, इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ यह होता है विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना, विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना। ये आपके अर्थ जो अपन ने देखा था, इस हिसाब से या व्युत्पत्ति के हिसाब से यदि इसके अर्थ को देखा जाए तो इसके कुछ अर्थ निकलते हैं या कुछ क्रियाओं का जो द्योतक था वो, जैसे मान लीजिए संचय करना, जोड़ना, एकत्र करना आदि क्रियाओं का ये आपके सूचक हो जाता है। प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग भोजपत्रों के संग्रह, और सीने की क्रिया, इस प्रकार से अपने कपड़ा होता है उसको सीलते हैं तो वो किस प्रकार से एक सूत्र में बन जाता है
और उसी प्रकार से भोजपत्रों का संग्रह। मतलब प्राचीन काल में निबंध लिखने की क्रिया का सूचक नहीं था, केवल इनका संग्रह करना, एकत्र करना या सीने की क्रिया, इसको एक आपके एक जगह एकत्रित करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। अब अपन इसको थोड़ा और आगे देखें तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया अर्थ संकोच की प्रवृत्ति हावी होती गई और अर्थ संकोच के कारण ये भाष्य ग्रंथ और टीका ग्रंथों के लिए भी इसका उपयोग हुआ। टीका ग्रंथों के लिए इसका उपयोग होने लगा था निबंध का। और उसके बाद में अपन इसको और देखें, विभिन्न प्रकार के धार्मिक है, साहित्यिक या दार्शनिक विषयों को आधार बनाकर विचार ग्रंथ लिखे गए, उनके लिए निबंध शब्द का प्रयोग है वो किया जाने लगा था। इस संदर्भ में यह एक विचार प्रधान स्पष्ट है, निबंध में विचारों की प्रधानता होती है, यानी बुद्धि तत्व इसमें प्रमुख होता है। निबंध का अर्थव्यंजन करती रही, किंतु आधुनिक काल से पूर्व की सभी रचनाएं हैं वो पद्य में लिखी जाती थी और पद्य में लिखने के कारण उनके स्वरूप में भी परिवर्तन निश्चित रूप से देखने को मिलता है अपने को। मुख्य रूप से निबंध को आधुनिक युग की विधा अपन कहते आए हैं या मानते आए हैं। यूरोपीय साहित्य के प्रभाव और संपर्क ने इसके अर्थ को परिवर्तित करने और संशोधित करने में विशेष सहायता प्रदान की थी। फ्रेंच साहित्यकार मोंटेन जो इस विधा के जन्मदाता माने जाते हैं, मोंटेन के निबंध एसाई नाम से जाने जाते हैं, जो मुख्य रूप से फ्रेंच संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। स्पष्ट है, पहले भी अपन ने बात की थी, साहित्यकार वो निश्चित रूप से किसी न किसी समाज से संबंध रखता है और समाज की जो मान्यताएं होती है, रूढ़ियाँ होती है, जो संस्कृति होती है, उससे वो अछूता नहीं रहता, उससे वो निश्चित रूप से प्रभावित होता ही है। तो फ्रेंच विद्वान मोंटेन जो इसके जन्मदाता है, उनके जो निबंध एसाई नाम से थे उसमें फ्रेंच जो संस्कृति थी उसकी झलक साफ सुथरी देखने को मिलती है और वो वैयक्तिक और विषय प्रधान उनके निबंधों की श्रेणी। अंग्रेज लेखक बेकन ने भाव गंभीर, सुक्ति बहुल, विचार प्रधान, संक्षिप्त और विषय प्रधान निबंधों की पुस्तक ऐसे नाम से लिखी थी। फ्रेंच ईसाई का अर्थ है पर्यटन करना, जबकि ऐसे लातिनी एक्जियम के अधिक करीब है जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन करना या फरकना। इस निबंध शब्द के लिए अंग्रेजी के एक शब्द होता है ऐसे, वो भी इसमें काम आता है। तो इसके अनुसार यदि देखा जाए उसका क्या पहले देखते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द होता है ऐसे। इस हिसाब से यदि इसका अर्थ देखा जाए तो निबंध एक ऐसी लचीली गद्य रचना है जिसके अंतर्गत किसी भी विषय को लेकर के पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में अपने विचारों को अभिव्यक्त निबंधकार कर सकता है। एक निश्चित क्रम में ये लघु एवं विस्तृत आकार का हो सकता है। ये एक निबंध की जो विशेषता है आकारगत लघुता, आकारगत लघुता। हालांकि ये एक तराजू की तरह या अपन यूं के एक निश्चित कोई सीमा नहीं होती है। निबंध बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि निबंध आपके छोटी विधा होनी चाहिए। मुख्य रूप से इसमें लेखक के विचारों का प्रतिफलन होता है। लेखक न केवल अपनी मान्यताएं प्रतिष्ठित करता है, अपितु वे विभिन्न परिवेशों, विचारों द्वारा दिशा निर्देश भी देने का प्रयास करता है। निबंध के द्वारा सामयिक एवं परंपरागत जो मान्यताएं एवं जो स्थितियां हैं उनका परिचय एवं ब्यौरा भी देने का प्रयास निबंधकार करता है। तो आज निबंध का क्या स्वरूप था, संस्कृत में भी वैसे देखा जाए तो संस्कृत में इसके लिए एक शब्द आता है प्रबंध, परधन बंधन अन्न।
तो ये इसका अपन विस्तार देखें तो इस हिसाब से संस्कृत में प्रबंध शब्द है, आपके इसका पर्यायवाची शब्द निबंध का, लेकिन व्युत्पत्ति अर्थ देख लिया अपन ने। और इसका दूसरा यदि अपन रूप देखें तो प्रबंध अधिक व्यापक किसी विषय का सामोपांग वर्णन। सामोपांग वर्णन निबंध के अंतर्गत किया जाता है, यदि विस्तार से जो वर्णन है इसके अंतर्गत किया जाता है तो प्रबंध आपके निबंध से भी अधिक थोड़ा व्यापक अर्थ का बोध करवाता है। तो ये निबंध का जो स्वरूप था उसके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया। और अगले अध्याय में अपन देखेंगे कि निबंध की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, और परिभाषाओं को यदि अपन देखेंगे तो उनमें भी मत एक नहीं मिलता है, क्योंकि अपन पहले ही बात कर चुके हैं मुंडे मुंडे रुचि बिना, हर मुंडे की अलग अलग रुचि होती है, तो उसके अनुसार इनके परिभाषाओं में भी थोड़ा बहुत अंतर अपने को देखने को मिलेगा। धन्यवाद।